क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। के गणमान्य नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्तागण, लॉ स्टूडेंट्स, मीडिया कर्मी और सभी लोग, किसी भी कार्यक्रम में जो लास्ट में बोलने वाला व्यक्ति होता है उसकी बड़ी हालत खराब होती है। उसके सारे पॉइंट जो है पहले वाले बोल जाते हैं, ठीक। और उसको समझ में नहीं आता कि वो जो घर से तैयार करके लाया था उसको रिपीट करे कि एकदम से क्या नई स्टोरी बताए। और दूसरे जो बैठे वाले रहते हैं उनको मालूम है कि लास्ट वाला है तो कि जल्दी खत्म करे तो हम उठे। तो वो स्थिति है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा तो मेरे साथ सहयोग करना पड़ेगा। मैं इसको एक तकनीकी या बहुत विधिक रूप से बात न करके एक हमारी आपकी बात करूंगा, ठीक है। पहली बात ये, कार्यशाला आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको ही क्यों बुलाया गया। आप सब देखिए, शहर के वो लोग हो जो कहीं ना कहीं किसी नया बजट क्या है उस पर आप कई बात बोलते हैं, वो बात कहीं ना कहीं चार लोगों के बीच में जाती है। ये नई सरकार बन रही है, ये सरकार से हमारी क्या आशा है, वो बात कहीं ना कहीं जाती है। आप वो सारे लोग हो, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपका समाज का जो जमीनी स्तर है, जो कॉमन सिटीजन है, उससे आपका अप्रोच है और आपका संवाद है। इसलिए आपको बुलाया गया है कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्या नई व्यवस्था है, ताकि जब आप बीच में जाकर लोगों के बोलेंगे अपनी भाषा में, उनके रियल एग्जाम्पल से बात करेंगे, तो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाएगा। थोड़ा बहुत इसलिए, मैं आईपीएस अधिकारी हूं, बहुत सारा अनुभव है, लेकिन अगर आज ही डॉक्टर साहब मुझे बोले कि मलेरिया के इलाज का हमने एक नया तकनीक खोजी है और वो उस तकनीक को मुझे 2 घंटे तक भी समझाएंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। मुझे तो बस ये पता चलेगा कि भैया मलेरिया के इलाज में पहले हम पेनिसिलिन खाते थे या हम फलाना एंटीबायोटिक खाते थे, अब हमको क्या खाना है, ठीक। तो हम आप सब बेसिकली किसी न किसी चीज के यूजर एंड पे हैं। हमको एक सर्विस मिलनी चाहिए, वो सर्विस का तरीका क्या होना चाहिए हमको वो जानना चाहिए। उस सर्विस का जो अंदर का टेक्निकल एस्पेक्ट है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, हम ये थोड़ी जानते हैं कि ये जो कुक है उसने बगल वाले राजहंस भोजनालय की तुलना में इससे क्या डिफरेंट बनाया, फलाने मधुरम की मिठाई अच्छी है, हमको इससे मतलब, ठीक। तो बस हम वो वाली बात करेंगे कि जिससे आप जब यहां से वापस जाओ तो आप कुछ बता सको कि हाँ क्या हुआ है। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, सोचिएगा, आज के दिन कहीं भी आप खंडवा शहर में हैं, आपसे कोई एक अनजान व्यक्ति या परिचित व्यक्ति आता है और आपसे सिर्फ एक चीज बोलता है, आप तो बहुत 318 टाइप के आदमी हो, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या बोल के चला गया। यही व्यक्ति 24 घंटे पहले आपसे मिला होता और आपसे बोलता आप तो बहुत 420 टाइप के आदमी हैं, तब क्या आपका रिएक्शन होता? ये फर्क है 420 और 318। जो पहले 420 था वो 318 हो गया है, ठीक। 300 तो 103 हो गया है। तो बहुत सारी कुल मिला के एक मेजर कहने की बात है कि धाराएं बदल गई। बाकी मर्डर है, चाहे वो पहले 302 के नाम से जाना जाता हो, चाहे 103 के नाम से अब जाना जाता हो। तो धाराएं बदलना इस पूरे परिवेश का एक सबसे बड़ा वो है, जो धाराएं बदल गई है। आप यूज्ड टू हो जाओगे, हम भी यूज्ड टू हो जाएंगे, लेकिन आपकी ये जनरेशन इसकी गवाह है। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। आपको मालूम है जिन कानूनों पे हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था टिकी हुई वो कब के थे? इंडियन पिनल कोड 1860 का था, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1862 की थी और हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1873 का था। आप सोचिए कितना समय बाद हमने साहस किया है समाज ने उसको बदलने का। तो जो इतना बड़ा साहस है उसको जानने का हमको हक बनता है। तो मेजर चेंजेस क्या हुए, जैसे मैंने एक बताया कि धाराएं बदल गई हैं। जो धाराएं आप पहले किसी और नाम से जानते थे अब वो कहीं और जाने लगेगी। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आया सोच में, क्योंकि वो एक्ट किसने बनाए थे? अंग्रेजों ने बनाए थे। अंग्रेजों ने बनाए थे, कहीं ना कहीं उनका अपना उद्देश्य, अपनी जो उन्होंने इस भारत पे अपना कब्जा जमाए रखा था, वो एक बाहरी शासक थे, उस पकड़ को मजबूत रखने का था।
इसलिए उन्होंने जो एक्ट बनाए थे वो उनके हित के थे। या जहां मेजर क्राइम होते थे, मेजर क्राइम किसको बोलेंगे? जहां मर्डर हो, जहां पे शासकीय धन का गबन हो। ये दोनों चीजें किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। बंदूक उनके पास थी, ट्रेजरी उनके पास थी, कंपनी उनके पास थी। तो इस वाले अपराधों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन ये जो अब हमारा जो नया एक्ट है उसमें इनसे भी ऊपर किसको महत्व दिया गया है? राष्ट्र को। आतंकवाद सबसे बड़ा अपराध मान रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो हमारी जन व्यवस्था को प्रभावित करता है, कहीं भी भीड़ होकर अपने हाथ में कानून व्यवस्था को ले लेती है, उसको हमने अपराध माना है। संगठित अपराध, आप संगठित अपराध का उदाहरण देख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग जो हैं वो पूरे देश की, पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं अपने ड्रग और इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो उनको हमने अपराध माना है। और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को माना है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ में रेप या गैंग रेप एक बहुत ही क्रिटिकल पनिशमेंट हो गया है। जिन महिलाओं को किसी भी कारण से शादी का या नौकरी का लालच देके उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उसको हमने अब अलग अपराध मान दिया है। चैन स्नैचिंग या किसी भी प्रकार की स्नैचिंग, मतलब आप ये देखिए इसमें कॉमन आदमी जुड़ा है। कॉमन आदमी को जहां पर प्रॉब्लम होती है उन सबको कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था में एड्रेस किया गया है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब आप रुपए निकालें बैंक जाते हैं क्या? नहीं, आजकल तो फोन पे आ गया है, घर बैठे आप पेमेंट करते हैं। आप क्या ट्रेन में जाने से पहले रिजर्वेशन करने के लिए लाइन में लगते हैं? नहीं, IRCTC या कितनी सारी मेक माई ट्रिप वेबसाइट है उस पर करते हैं। तो जब ये सारी चीज आप अपने घर पर बैठे कर सकते हैं तो न्याय क्यों आप अपने घर से नहीं करते? इसलिए आपको EFIR दिया गया है कि आप घर बैठे EFIR से अपनी FIR कर सकें। जिस समय आपके साथ घटना हो रही है आप तत्काल सूचित कर सकें। डायल 100 से लेकर दुनिया भर के बहुत सारे पोर्टल हैं। सबसे बड़ा जो क्राइम आज की डेट में हम सबके साथ हो रहा है कौन सा? साइबर क्राइम। उस साइबर क्राइम का भी आप घर बैठे 1930 में डायल करके सीधे सीधे जो है अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो बदले हुए कानून है ये आपको आपके घर तक ला रहे थे। पहले आपको न्याय की दहलीज पे जाना पड़ता था, लेकिन अब कानून की मंशा यह है कि कानून बढ़ के आपके दरवाजे पे आए। अगर आप अपराधी नहीं हैं और किसी भी कारण से आपने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग किया है, एज ए विक्टिम, एज ए आपने साक्षी सहयोग किया, तो आपको उसकी गवाही के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका घर बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपका जो है स्टेटमेंट हो सकेगा। और उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किया गया है। पहले वो एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होता था, वो प्राइमरी एविडेंस है। तो आप मंशा समझिए और इस मंशा को आम जनता तक पहुंचाइए कि ये जो 3 बदलाव हैं ये हमारी पीढ़ी गवाह रहेगी। आज के 10 साल 15 साल बाद जब आप लोगों को सुनोगे कि कौन सा अपराध हुआ है 103, तब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। कोई आज जो 103 आपके जेहन में वो ग्रेविटी नहीं पैदा करता जो 302 पैदा करता है। ठीक, तो आपको इन चीजों को, अब कोई भी चीज देखिए क्या स्मूथ नहीं होती। ठीक, एक झटके में किया गया परिवर्तन एकदम से आपसे कोई बोलने लगे कि अब आपसे आज से आप रात में नहीं सोगे, सिर्फ दिन में सोगे। क्या दिन में आप 8 घंटे सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। तो जो ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक हमारा कॉमन मैन थाना आएगा तो हो सकता है वो इन धारा उसके दिमाग में है कि 307 लाख नहीं लगा इन्होंने तो कौन सी धारा लगा दी, वो समझाना आपका काम है। उसको कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया और मौके पर उसका जो है वीडियो कॉलिंग से करा दिया तो उसको लगा कि इन्हें तो कुछ खेल कर लिया सामने वाली पार्टी के साथ, हमारा तो कोर्ट में जाने नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं ये जनमानस में मैसेज पहुंचाना है कि ये कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बाकी खंडवा में अभी खरगोन रेंज में 3 महीने पहले आया हूं, लेकिन आपके खंडवा से मेरा 3 साल का नाता है। कैसे नाता है? इस खंडवा जिले में जो लगातार एसपी रहे हैं सत्येंद्र शुक्ला, वीरेंद्र सिंह, मनोज, हम सब चारों लोग बैचमेट हैं। सत्येंद्र शुक्ला जी तो मेरे रूम पार्टनर रहे हैं और करीबन 8 जगहों पे हम दोनों ने अपनी पोस्टिंग और अपने बंगले चेंज किए हैं। वीरेंद्र सिंह मेरे साड़ू भाई हैं और मनोज जी, मैं एसपी छिंदवाड़ा था, मेरे बाद एसपी छिंदवाड़ा आए थे। तो खंडवा जिले से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। अभी आपके बीच में थे, अभी उठ के चले गए नीलेश दुबे जी। नीलेश और हम जो स्कूल में आगे पीछे पढ़ते थे, फिर हम दोनों ने एक साथ गुरु दीक्षा ली थी और आज भी हम लोग शहडोल में जो हमारा धेनु गौ सेवा संस्थान है उसमें मिलकर काम करते हैं। तो आपका खंडवा से भले चाहे आज मैं आपसे व्यक्तिगत रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन आपके खंडवा शहर और आपके खंडवा शहर के बारे में मुझे बहुत आइडिया है और निश्चित तौर पर निमाड़ का ये एक सबसे प्रगतिशील शहर है।
तो जब ये सबसे प्रगतिशील शहर है तो कानूनों की जो नई व्याख्या है उसकी समझ भी सबसे पहले यहाँ से आनी चाहिए। और मुझे मनोज बताते रहते हैं, हमारे कलेक्टर साहब भी बताते रहते हैं कि जन हित का कोई भी काम हो तो जितना बढ़ चढ़ के खंडवा वाले करते हैं उसकी उन्होंने उसके पहले कहीं मिसाल नहीं देखी। उस सब के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और जैसा कि आपने जो वक्ताओं ने बोला उससे ये सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि पिछले जब से ये हमारे जो दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और CRPC चल रहे थे, इस दौरान जो भी परिवर्तन महसूस किए गए, जहाँ जहाँ तकनीक ने अपना हस्तक्षेप प्रारंभ किया गया और जो जो चीज़ों में जहाँ पर कानून के अंतर्गत सुसंगत धाराएं नहीं थी जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उसी को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तन किए गए। उद्देश्य इतना सा है कि जो आम नागरिक है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके और जो कानून है वो न्याय प्रणाली सुलभ और सबको आसानी से मिल सके। उसी क्रम में परिवर्तन किए गए हैं और इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि जो बदले हुए जो हमारे तीनों एक्ट हैं उसको आम जन तक पहुंचाया जा सके, ताकि इस बदले हुए कानून के अंतर्गत जो हमारे पुलिस के साथी हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं और जुडिशरी के लोग हैं, वो विधि संगत शीघ्रता से न्याय प्रणाली को पूरा कर सकें। जहाँ तक SP साहब ने आपको बहुत डिटेल से जो पुलिस के तरफ से जो धाराओं में कार्रवाई होती है उसके बारे में विस्तार से बताया। प्रशासन का भी एक पहलू होता है जहाँ पर हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो उसमें जो हमारी बहुत पॉपुलर धाराएं होती थी 107-16, 151 होती थी, 144 का ऑर्डर होता था, 133 का ऑर्डर होता था। आज वो जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें वो परिवर्तित हो चुकी हैं। और सबसे पहले यदि 107 की बात करें, जिसमें हम लोग 107 जो होता था वो आज 126 हो चुका है और 116, 135 हो चुका है। जब जो हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाते थे और अगर उसमें कोई उसका उल्लंघन करता था तो 122 में हम उसको 25 रुपए के लिए जेल भेजते थे या उसकी जो जमानत की राशि जब्त करते थे। अब वो 122 की धारा आज 141 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब वो हमेशा जब आचार संहिता रहती थी या फिर कोई भी त्योहार का सीजन होता तो 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते थे। अब वो धारा 144 63 में कन्वर्ट हो चुकी है। और जैसे कि 133 भी होता था, न्यूसेंस हटाने के लिए जो ऑर्डर जारी होता था वो 133 अब 152 में कन्वर्ट हो चुका है। 145 यदि किसी संपत्ति को लेकर दो पक्षों में विवाद होता था उसको अब 164 के अंतर्गत आम नागरिक की सुरक्षा में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। 151 जो इसमें पुलिस किसी को शांति दी जाती है, शंका के आधार पर गिरफ्तार करती है, पुलिस द्वारा जो सेवाएं दी जाती है उसके इसी तरीके से ये अधिकार अनुरोध करूंगा कि जो परिवर्तन बनाए गए हैं कि लोगों को शीघ्रता से सुलभता से न्याय मिल सके। और मेरा आप सभी चूंकि आप लोग जागरूक नागरिक हैं, आपसे यही आग्रह रहेगा कि इन कानूनों के बारे में जो नई संहिता लागू हुई है इसके बारे में स्वयं भी जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें। और इस तरीके के कार्यक्रम अभी सभी जगह जिले में सभी थानों पर हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ताकि सब लोग इसको लेटर और स्पिरिट में अच्छे से फॉलो कर सकें और एक बेहतर समाज और एक बेहतर न्याय प्रणाली का हम लोग सब लोग हिस्सा बन चुके हैं। आप सब लोग सभी लोग यहाँ पधारे इस कार्यक्रम में, आपने सभी चीज़ों को सुना और आगे भी इसको हम कम्युनिकेट करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, आज का दिन बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन लगभग 164 साल भारतीय दंड विधान के तहत हमारा कानून चलता था। उस 164 साल के बाद आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आज शुभारंभ हमने रात 12 बजे के बाद से कर दिया है। एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन हुआ है। कई बार लगता है कि क्या जरूरत थी इस तरह के परिवर्तनों की। पहले जब ये कानून आए थे तो कानून दंड के ऊपर निर्धारित होते थे। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने इसको लोगों को दंडित करने के लिए कानूनों को बनाया था, जबकि अब जब ये कानून नया 2023 का लाया जा रहा है तो ये न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो न्याय केंद्रित कानून ये जनता के लिए और लोगों के लिए लाया जा रहा है। जैसा पूर्व में अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे, 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब
संसद में इसको ड्राफ्ट लाया गया और उसके बाद न केवल न्यायविद हमारे माननीय न्यायाधीशगण, बहुत ही जो कानूनविद हैं देश के, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, समाज के गणमान्य लोग, इन सबसे अलग अलग फोरम पे उस ड्राफ्ट के ऊपर राय ली गई और सबके बाद एक सम्मिलित रूप से तीनों हमारे जो इसमें एक्ट हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को आज लागू किया जा रहा है। इसमें जब बात आती है कि क्या क्या महत्वपूर्ण खूबियां हैं, कि ये एक तरह से सबसे पहली चीज है कि स्वदेशी हमारा पूरा न्याय है, जिसमें हमारे ही लोगों ने और अपने लोगों के लिए ही और उसका उपयोग करने वाले भी भारतीय हैं, ये तीनों पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है और ये ध्यान रखा गया है कि जनता के लोगों के हित को कैसे इसमें वरीयता दी जाए। इसमें जब आगे हम बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, न्याय, समानता और निष्पक्षता, इन तीनों चीजों का इसमें ध्यान रखा गया। चूंकि ज्यादा पुलिस के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, इसमें करने के लिए भी है, लेकिन नागरिक के लिए क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें पहले जब सीआरपीसी होती थी तो उसके 154 सीआरपीसी के अधीन प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाता था। अब उसमें ये धारा बदल के 173 आ गई है। उस 173 बीएनएस की धारा के 1 नंबर फिक्रे में ये बताया गया कि नागरिकों को मौखिक रूप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से एफआईआर, संज्ञेय अपराध की सूचना देने का अधिकार दिया गया और पुलिस उस सूचना पर कार्रवाई करने से इनकार नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया गया है, ये नागरिकों को पता होना चाहिए। साथ ही बिना किसी शुल्क के एफआईआर की कॉपी भी उस फरियादी को तत्काल दिए जाने का भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। इसमें कोई भी पुलिस अधिकारी इससे किसी को कॉपी देने से मना नहीं कर सकता। जब अपराध दर्ज हो जाता है तो 90 दिन के बाद अगर वो अपराध पेंडिंग है तो उस आवेदक को पुलिस अनिवार्य रूप से यह अवगत कराएगी कि उसके जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें क्या प्रगति है। इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नागरिक को मिला है। जब कोई भी, जैसा भी डीएसपी हेडक्वार्टर बता भी रहे थे, कोई पीड़िता ऐसी आती है जिसके साथ मेडिकल उसका होना है 376 या 354 अन्य प्रकरणों में, तो उसकी सहमति से और 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल परीक्षण कराना और 7 दिवस के अंदर संबंधित डॉक्टर को उसकी मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सबमिट करना कंपलसरी किया गया है। 7 दिन से ज्यादा वो डिले इसको नहीं कर सकते। पहले जो फरियादी होता था उसके पास एक गवर्नमेंट एडवोकेट का पैनल होता था। अब इसमें उस पैनल के अलावा ये जो बीएनएसएस है उसकी धारा 18(8) में ये प्रावधान किया गया है कि वो प्राइवेट भी एडवोकेट को उनकी मदद के लिए अपनी ओर से वहां कोर्ट में लगा सकता है। अभी तक होता था कि केवल गवर्नमेंट एडवोकेट ही रहते थे, उसको उन्हीं पे डिपेंड रहना होता था। तो अगर चाहे तो उसमें अतिरिक्त एडवोकेट को भी लगा सकता है। धारा 230 जो है उसमें ज्यादा पारदर्शी जवाबदेह बनाने के लिए नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था की गई है कि जो भी प्रकरण है उस प्रकरण से संबंधित दस्तावेज भी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 396 है उसमें सभी पीड़ित नागरिकों को मुफ्त
मुफ्त चिकित्सा सुविधा और मुआवजे का अधिकार दिया गया है। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज उसका होगा और उसको मुआवजा भी अकॉर्डिंगली मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है।